हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, गेनिंग रेशो आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं और गुडविल की ट्रीटमेंट, उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थी, जो एंट्रीज थी, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमें डिस्कस करना है, आज की जो मैं सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर्ड हो जाता है तो उस रिटायरिंग पार्टनर को कौन कौन सी अमाउंट दी जाती हैं, क्या क्या उसको रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है और उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। मीन्स जो पार्टनर रिटायर्ड होकर अपने घर जा रहा है तो उसको ऐसे तो ना खाली भेज दिया जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। अब वो क्या क्या दिया जाता है जो भाई उसका बनता है, यानी कि जो उसके कैपिटल अकाउंट में जो जो अमाउंट इसकी क्रेडिट होती हैं, जो क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा और उस पर्टिकुलर डेट तक, जिस टाइम तक उसने वहाँ पे काम किया है, अपनी सर्विस दी है, तब तक का सब कुछ उसको दिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें मिलेगा, क्या क्या उसको नहीं दिया जाएगा, तो वो सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज सम आइटम्स इंक्रीज द क्लेम, यानी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो उसके क्लेम को इंक्रीज़ करते हैं, है ना। वो क्लेम कर सकता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्लेम कर सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि मैं रिटायर्ड हो गया और आप मुझे ऐसे यहाँ से बाहर खाली भेज देंगे, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर रिटायरमेंट के टाइम, उस टाइम पीरियड पे वो किस किस पॉइंट पे क्लेम कर सकता है कि हाँ भाई ये तो मुझे मिलना चाहिए, ये मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। तो वो पॉइंट हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स वॉच। फर्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अगर पार्टनरशिप फर्म में करंट अकाउंट बना हुआ है या कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, जो भी अकाउंट वो मेंटेन कर रहे हैं, और वी कैन से फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं फर्म या फिर फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे जो भी आपका बैलेंस होगा वो बैलेंस भी के ऊपर वो क्लेम करेगा, यानी कि उसका पोर्शन है वो मिलेगा उसे। सेकंड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट अगर बनता है, बनने का तो सही है ना, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, इन सब के टाइम तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो बनता ही है। सो उस टाइम पीरियड में जो भी उसका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में उसका शेयर उसको मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो उन पार्टनर्स ने ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं, ये सारे आइटम्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे बैलेंस शीट में, है ना। उस पर्टिकुलर डेट की जो बैलेंस शीट होगी तो उसमें उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, आप मेरी बात ध्यान सुनना, उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, मैं शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म की जो गुडविल है, उस गुडविल में उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, ठीक है। तो उस रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होगा उस हिसाब से, और गुडविल की हम ट्रीट कैसे करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट, उसकी एंट्रीज, वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मैं इस पॉइंट को सर्कल कर रहा हूँ, टिल द डेट ऑफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरकार जिस पर्टिकुलर डेट पर रिटायरिंग पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, उस डेट तक, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, उस डेट तक जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा है, ठीक है, वो प्रॉफिट में उस पार्टनर का उसको शेयर उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को सर्कल कर दिया है, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ गुडविल नहीं निकालेंगे टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अमाउंट ऑफ गुडविल हम ऐसे नहीं निकालते हैं, सिर्फ क्या निकालते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, जो पूरे साल फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें उस डेट तक हम निकाल लेंगे और उसको दे देंगे, क्योंकि उस डेट तक उससे हमने सर्विस दी है, और जब सर्विस दी है तो डेफिनेटली वो क्लेम करेगा और उसको क्लेम करना भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मैं यहाँ फिर से इस पॉइंट को सर्कल करता हूँ, टिल द डेट ऑफ सैलरी, उस पर्टिकुलर डेट तक उसको सैलरी, अगर उसकी पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में ये सारे क्लॉज उनके ऑलरेडी पहले से ये लिखे हुए हैं, तो सैलरी अगर उसको दी जाएगी और उस पर्टिकुलर डेट तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको मिलेगा। और ये सारे पॉइंट्स पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे क्लेम करना चाहिए, और क्लेम करते भी ऐसी बात नहीं। बट हम यहाँ पे क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने से पहले क्यों ना उसके बारे में एक छोटा सा थ्योरिकल पोर्शन भी हमें कवर अप करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, क्योंकि सीधे मैंने यहाँ पे अगर आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिए और थोड़ा सा बेस आपका पहले से नहीं बता के चला तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पहले सोचा कि क्वेश्चन कराने से पहले क्यों ना आपको इनके कुछ पॉइंट्स बता दिए जाएँ, एक्चुअली में क्वेश्चन में करना क्या है ना। तो ये पॉइंट्स है जहाँ पे उसके क्लेम को इंक्रीज़ करते हैं
और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसिडर करे हैं जो उसके क्लेम को डिक्रीज़ करेंगे। देखो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ एक्चुअली कुछ नहीं है, ठीक है। ये जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो नॉर्मली ये सारे आइटम्स ऐसे हैं जो आपको पता होंगे इनकी लोकेशन के। कुछ आइटम डेबिट साइड में आएंगे, कुछ आइटम क्रेडिट साइड में आएंगे, ठीक है। सो ये आइटम के क्रेडिट साइड वाले हैं, ये आइटम के डेबिट साइड वाले हैं। फाइनली जो बैलेंस निकल के आता है वो बैलेंस उसको दिया जाता है। क्लियर है। तो ये क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह शो करा है। क्लियर। सो कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो उसके क्लेम को डिक्रीज करते हैं? फर्स्ट, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्लियर है। तो आपके इससे क्लियर हो रहा होगा कि जो डेबिट बैलेंस होता है वो उसके बैलेंस उसके क्लेम को डिक्रीज़ करेगा। अल्टीमेटली जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सो जो डेबिट बैलेंस होता है डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना, बैलेंस शीट में से देख के, और जो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फाइनल जो बैलेंस निकल के आएगा उस बैलेंस की नेट अमाउंट उसको रिटायरिंग पार्टनर को दे दी जाएगी। सो फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उसके क्लेम को डिक्रीज़ करते हैं। सेकंड इज ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड वन इज़ एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म। कुछ लोन कुछ एडवांस पार्टनर्स कभी कभी क्या करते हैं, फर्म से ले लेते हैं, है ना, फर्म से एडवांस ले लेते हैं। तो देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म से वो एडवांस ले रहे हैं, पार्टनर से एडवांस ही ले रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म से एडवांस ले रहे हैं। सो वो जो एडवांस उन्होंने लिया है, एक तरीके से जो उन्होंने लोन लिया है, किसने, रिटायरिंग पार्टनर है, सो वो उसकी क्लेम को डिक्रीज़ करेगा। फोर्थ वन इज़ शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जस्ट लाइक जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ऐसे एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं, लॉस है तो उस लॉस में भी उसका शेयर वो उसकी क्लेम को डिक्रीज़ कर देगा। शेयर इन द लॉस ऑन द रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिवोल्यूशन अकाउंट आपका डेफिनेटली बनेगा, और जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो उसके क्लेम को इंक्रीज़ कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में डिस्कस करा है सेकंड पॉइंट में, और अगर लॉस होगा तो उसकी क्लेम को वो डिक्रीज़ कर देगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे दोनों साइड में लिखे हैं, कंसिडर करें, इन दोनों पॉइंट के कंसोलिडेट होने के बाद फाइनल जो बैलेंस निकल के आता है वो बैलेंस हम रिटायरिंग पार्टनर को दे देते हैं बाय चेक और बाय कैश। और एक कंडीशन और होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि जो नेट अमाउंट निकल के आएगी, अब वो नेट अमाउंट हम किसको दे रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि रिटायरिंग पार्टनर हम दे रहे हैं तो वो कंडीशंस सारी ना पहले से पार्टनरशिप डीड में कंसिडर होती हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा या अगर कोई पार्टनर की डेथ होगी या कोई पार्टनर बीच में एडमिट होता है तो उसके सारे के सारे नॉर्म्स वो सब कुछ पहले डीड में फाइनलाइज कर लिए जाते हैं। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे के जो प्रोसीजर है वो पूरा होता है। यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट आउट करा है। सो नोट, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन पेमेंट, यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उस रिटायरमेंट के टाइम अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो भी आप करेंगे एग्जाम में उसमें क्लियरली लिखा होगा कि आप उसको बाय चेक दे रहे हैं या बाय कैश दे रहे हैं या फिर ये कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर देन द अमाउंट ड्यू टू हिम और हर, कोई भी हो सकता है, इस ट्रांसफ़र टू हिज और हर लोन अकाउंट। एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, भाई हमें ऑप्शन दिया ही नहीं क्वेश्चन ने आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस कंडीशन में जो उसका फाइनल बैलेंस निकल के आएगा, किसका, जो अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करनी है, सो वो कम्प्लीटली अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज और हर लोन अकाउंट एंड दैट लोन अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट में शो कर देंगे लायबिलिटी साइड में। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो गया वो तो चला गया अपने घर, जो अमाउंट से 50,000 की अमाउंट या 1 लाख की अमाउंट निकल के जो मुझे उसको देनी है, पार्टनरशिप फर्म को देनी है, पार्टनरशिप फर्म इज़ लायबल टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू हिम और हर। क्लियर है। लेकिन उस बंदे को देने के लिए अभी क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो वो अमाउंट हम अभी नहीं दी, इन फ्यूचर दे देंगे। सो क्योंकि आप भाई बैलेंस शीट में तो किसी न किसी नाम से शो करोगे, अभी दी नहीं आपने अमाउंट, क्योंकि हम लाइबल हैं उस अमाउंट के देने के लिए, हमारी लाइबिलिटी बनती है, तो हम एज ए लोन मानते हैं उसे, एज ए लोन मान के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप शो कर देंगे, ठीक है। तो ये माना जाएगा। और अल्टीमेटली हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई जो पार्टनर रिटायर्ड होकर चला गया उसने मुझे या उसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया। भाई बात वही है कि इस जेब से पैसे निकाल के हम उसे देते, बदले में वो वापस ये देता, भैया आप लोन के तौर पर मेरे पास रख लो, है ना। तो ये कंडीशन है सबके अलग अलग, तो ये आप ध्यान देना। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होगा, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के लास्ट में ये डिटेल में लिख दिया जाता है कि भाई आपको कैश पेमेंट करना है या बाय चेक पेमेंट करना है या उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये भी कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं कि आपकी जो उसकी बैलेंसिंग अमाउंट होगी रिटायरिंग पार्टनर की, आप उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। और अगर क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता, साइलेंट है, देन हम अपने आप उसको लोन अकाउंट में
ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स हमने ये डिस्कस करे हैं अभी कि कौन कौन से आइटम्स हमारे ऐसे हैं जो उसके रिटायरिंग पार्टनर के क्लेम को इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं। क्लियर। अब हम अपने जो टेक्स्ट बुक है टी.एस. ग्रेवाल 2019 एडिशन मेरे पास है, उसमें से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ 2019 एडिशन टी.एस. ग्रेवाल क्लास 12th। Question is, partnership deed of C and D who are equal partners has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6-month notice in writing। क्लियर है। मिस्टर सी एंड डी दो पार्टनर हैं और पार्टनरशिप डीड में ये साफ साफ लिखा हुआ है और दोनों ही इक्वल शेयर के लिए पार्टनर है कि इन फ्यूचर में अगर कभी भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो वो 6 मंथ बिफोर एक रिटन नोटिस देगा रिटायरमेंट के लिए। क्लियर। और इस कंडीशन में ये एक क्वेश्चन है। सो आगे इसमें लिखा हुआ है द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में वो पॉइंट्स इंक्लूड हैं। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में स्टैंडिंग अमाउंट है वो दी जाएगी। बीज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये बात हमेशा फोकस करना, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया जाएगा। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट। क्लियर है। चलिए ये पॉइंट पे हो गया। सी पॉइंट इज हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 preceding completed ईयर। यानी कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी गुडविल की। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे फर्दर मूव होता है। सी गेव अ नोटिस ऑन 31 March 2017। 31 March 2017 को मिस्टर सी ने नोटिस दिया है दैट ऑन रिटायर ऑन 30th September 2017 को वो रिटायर्ड होने वाला, तो उससे 6 महीने पहले नोटिस दे दिया। व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000 एंड हिज करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमें गिवन है 500। प्रॉफिट फॉर द 3 preceding completed ईयर एंडेड 31 March वर एज 2800, 2200 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली। लास्ट 3 का आपको प्रॉफिट गिवन है। What amount is due to C as per the partnership agreement? So finally you need to calculate the net amount due to C। क्लियर है, समझ आ गया ना क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी है कि आपको कौन अमाउंट का कितना पार्ट आपको मिस्टर सी को पे करना है। क्लियर है। तो देखिए इसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट और ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, सब कुछ भी। सो सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है आपको। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम केवल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू सी। ठीक है, बहुत सिंपल सा हम एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट। सो सबसे पहले आप यहाँ पे लेके चलेंगे इसका जो कैपिटल बैलेंस है, और जो कैपिटल बैलेंस क्रेडिट साइड का वो आपका है 6000। कैपिटल बैलेंस इज ₹6000। इसमें से आप लेस कर देंगे इसका जो करंट का बैलेंस है ना, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसलिए आप उसे माइनस कर देंगे। सो करंट अकाउंट बैलेंस दैट इज इक्वल टू 500। तो ये आपका माइनस होके आ गया 5500। क्लियर स्टूडेंट। अब इसमें आप लोग ऐड करेंगे जो जो पोर्शन मिस्टर सी को मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट में शेयर और गुडविल में शेयर। क्लियर है। सो शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट वो कितना है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे निकालेंगे शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर है। वो पोर्शन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो जो फाइनल अमाउंट निकल के आएगी वो आपका आ जाएगा। अब मेन चीज़ है ये प्रॉफिट और गुडविल। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट है हमारा, हम यहाँ वर्किंग नोट लेके चलेंगे। वर्किंग नोट, लुक एट वेरी केयरफुली। वर्किंग नोट में ये पॉइंट क्लियर है कि आपको प्रॉफिट एंड गुडविल बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। क्लियर है। सो वो आपका है
2800 प्लस 2200 1600 अपॉन 3। सो ये आपकी फाइनल अमाउंट निकल के आ गई। $2200। क्लियर। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट। ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है मेन, और जो प्रॉफिट है इसका प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का दिया जाएगा। ठीक है, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सो जो एवरेज प्रॉफिट है 2200, आप यहाँ पे लेके चलेंगे 2200। ठीक है, ये 2200 जो अमाउंट है पूरे साल की प्रॉफिट की है। क्लियर है, और उसने 30 सितंबर तक अपनी सर्विस दी है, मीन्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। सो 6 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आप 6/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये जो 1/2 मैंने क्यों करा है, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर थे, है ना भाई। 6/12 करके पूरे फर्म का 6 मंथ का आ जाएगा आपका प्रॉफिट निकल के। अब हम उसमें से कैलकुलेट करेंगे जो पार्टनर का शेयर है जो रिटायर्ड हो रहा है वो है 1/2। सो फाइनली आपका ये निकल के आ गया 550। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ये अमाउंट आपकी प्लस हो जाएगी। सिमिलरली शेयर ऑफ गुडविल, अगर गुडविल की बात करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, वो हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल, जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स मीन्स 3/2। ठीक है, सो ये आपका निकल के आ गया 3300। नाउ 3300 जो अमाउंट निकल के आई है, इस 3300 के अमाउंट की वो हाफ पोर्शन दे रहे हैं। ठीक है, उसने साफ साफ लिखा है हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड। क्लियर है, सो हाफ अमाउंट गुडविल की। अब ये जो आपकी गुडविल निकल के आई है इसकी हाफ कर दीजिए /2, दैट इज़ 1650। ये जो अमाउंट आपकी निकल के आई है वो निकल के आई है 1650। क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो 1650 निकल के आई है, इस अमाउंट जो है ये आपकी गुडविल की अमाउंट निकल के आएगी जो उसकी शेयर की है। सो 1650 आप यहाँ पे कंसिडर कर दीजिए 1650। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन यहाँ पे चल रहा है। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको करा रहा हूँ ताकि जो बहुत मेन जो कंसेप्ट है हमारा कि कौन कौन सी चीज़ें पार्टनर को दी जाएंगी, सो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया जाए। आगे के जो क्वेश्चन है वो तो आपके पूरा कंप्लीट है, रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट कंप्लीट बनाने होते हैं, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया ताकि आपको और ये वाले जो आज का कंसेप्ट है डिटेल में समझ में आ जाए। क्लियर है। अब फाइनल अमाउंट निकाल लीजिए। $7700। ठीक है, 7700। सो ये आपकी निकल के आ गई अमाउंट ड्यू टू सी, मिस्टर सी को जो अमाउंट ड्यू है वो आपका फाइनली निकल के आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ ये थी कि आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी है कि जो आपको सी को देना है। ठीक है, जो सी के लिए ड्यू है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि मिस्टर सी को आप कैश पे कर रहे हैं या उसके करंट लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐसा इस क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। सो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग केवल उतना पोर्शन सॉल्व करके दिखाया है आपको। ये जस्ट लाइक मान के चलो कि क्वेश्चन का वर्किंग नोट ही है, ये पूरा एक वर्किंग नोट का एरिया कहलाता है, क्योंकि जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे ना, रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उस पूरे क्वेश्चन के लिए ये छोटे छोटे वर्किंग नोट बनते हैं। ये पूरा ये जो एक क्वेश्चन यहाँ बना के दे रखा है ये जस्ट लाइक अ वर्किंग नोट है। सो फिर भी मैंने यहाँ पे आपको कंसिडर करवा दिए ये वाले सारे पॉइंट्स, ताकि बड़े क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम करके देख लें। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो जो आज का जो हमारा सेशन था वो बेसिकली था जो अमाउंट हम रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। So I hope you might have understood this concept and this question also. If you still have a problem, then watch this video once again. Okay? So keep studying, keep practicing. Till then, goodbye.